हेलो बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं यमराज सोलंकी आज आपको हिंदी व्याकरण के बारे में समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण में आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्रिया वैसे आपने पहले भी पढ़ी है, तीसरी क्लास से लेकर आगे 12वीं तक ये लेवल है। ठीक है ना। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है इसका थोड़ा थोड़ा ही लेवल बढ़ता जाता है। उसके बारे में आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्रिया, पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। यानी परिभाषा क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना। यानी कोई भी काम हो रहा है, किसी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या, जैसे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ आपको समझ में जाए, ठीक है ना। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। देखो क्रिया की परिभाषा पढ़िए। यानी किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाता है। यानी कोई भी कार्य हो रहा है, उस शब्द में कौन सा शब्द में क्रिया हो रही है वो क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो क्रिया अर्थात संस्कृत की मूल धातु के साथ में ना प्रत्यय का प्रयोग कराने में क्रिया का निर्माण होता है। जैसे संस्कृत में ना प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। इसी प्रकार किसी भी शब्द के पीछे हम ना लगाएंगे तो क्रिया का बोध होगा। ठीक है। यानी संस्कृत की मूल धातु, उसके पीछे हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो किसका निर्माण होगा, क्रिया का। जैसे मैंने लिखा सल, सल के पीछे ना लगाया तो क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे मैंने सल लिखा है, सल में कोई क्रिया नहीं है, इसी के पीछे मैंने ना प्रत्यय लगा दिया था और ना प्रत्यय लगाने से क्रिया हो रही है। ठीक है। इसी प्रकार हमें जैसे लिख के पीछे क्या लगा दिया, ना लिख दे, ना लगाने से क्या हो गया, क्रिया बन गई। और हंस के पीछे ना, रो के पीछे ना। इसी प्रकार हम शब्दों का निर्माण करते जाएंगे और पीछे ना लगाते जाएंगे और क्रिया बनती जाएंगी। ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपके सामने। जैसे सल है, सल पर पीछे क्या ना लगा दिया तो क्या बन गया, सल। जैसे लिख प्लस ना तो क्या हो गया, लिखना। और जैसे हंस प्लस ना तो बराबर हंसना। यानी संस्कृत की मूल धातु के पीछे प्रत्यय लगाने से ये क्या बन रहे, सारे क्रिया बन रही है। ठीक है। इसी प्रकार ये शब्द है। और भी ऐसे कोई शब्द लिख सकते जिसके पीछे ना लगाने से ये क्रिया का प्रयोग हो रहा है और क्रिया प्रतीत हो रही है। आगे हम बात करेंगे क्रिया के भाग। ठीक है। क्रिया के अलग अलग भाग है, कई भागों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम। यानी पहली क्रिया है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, ठीक है, प्रकार देंगे। पहली क्रिया के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है क्रम के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर, क्रम के आधार पर। ठीक है। और दूसरी है प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर। साई प्रयोग कहो, साई रचना कहो, साई बनावट कहो। ठीक है ना। क्या बनावट के आधार पर। और तीसरी है काल के आधार पर। ठीक है। क्रिया के 3 भाग हो गए। पहले होगी क्रम के आधार पर, दूसरी होगी प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर। और इसको हम संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। प्रयोग कहो, रचना कहो, बनावट कहो या संरचना कहो। ठीक है। नहीं, किसी भी प्रकार से शब्द को बनाना। ठीक है।
ये 3 भाग हो गए, कर्म के आधार पर, प्रयोग, रचना, बनावट या संरचना के आधार पर, और तीसरा हो गया काल के आधार पर। अब देखो क्रम के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्रम के आधार पर कितनी 2 प्रकार की, पहली है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक, ठीक है। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब क्रिया का नहीं होना और सकर्मक का मतलब क्रिया का होना। किसी भी शब्द में क्रिया होना वो है सकर्मक, और किसी भी शब्द में या किसी काम में क्रिया का न होना वो है अकर्मक, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया तो एक ही है और सकर्मक क्रिया के अलग अलग 2 भाग है। 2 भाग है, पहला तो है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, ठीक है। पहला हो गया एक कर्मक और दूसरा हो गया द्विकर्मक, ठीक है। ये क्रम के आधार पर क्रिया हमारी पूरी। अब आगे बात करेंगे हम प्रयोग, रचना या बनावट या संरचना के आधार पर क्रिया। अब इसमें देखो लगभग क्रिया हमारे हमने पिछले साल पढ़ी थी, ये प्रयोग, रचना या बनावट या संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। और इसी आधार पर एनसीईआरटी कोर्स में कितने कुल 8 प्रकार की प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया होती है। इसमें देखो पहली है सामान्य, ठीक है, और दूसरी है संयुक्त क्रिया, और तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया, और दूसरी, तीसरी, चौथी है प्रेरणात्मक क्रिया, और 5वीं है हमारे नाम धातु क्रिया, ठीक है, और हमारे 6वीं है कृदंत क्रिया, और 7वीं हमारे सजाती क्रिया, और 8वीं क्रिया है हमारे सहायक क्रिया, ठीक है। ये प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होगी? 8 प्रकार की। पहली है सामान्य क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथी है प्रेरणात्मक, और 5वीं है नाम धातु क्रिया, 6वीं है कृदंत क्रिया, 7वीं है सजाती क्रिया, और 8वीं है सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे हमारे प्रयोग, रचना या बनावट के आधार पर तो होगी। अब देखेंगे हम काल के आधार पर। हम जैसे एक बात है, क्रिया के साथ साथ हम काल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये काल के आधार पर काल कितने 3 प्रकार के होते हैं, और इस 3 प्रकार के बारे में काल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। काल के आधार पर पहला है भूतकालिक क्रिया, पहला कौन सा है? भूतकालिक, ठीक है। और दूसरा है वर्तमानकालिक, जैसे वर्तमान काल वही है वर्तमानकालिक, वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यकालिक, ठीक है। आपके कोर्स में एक काल भी है और साथ साथ हम काल भी पढ़ते जाएंगे, यानी काल को अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में काल आ गया, और काल के साथ यानी क्रिया के साथ में हम काल भी पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। यदि कहीं रुकावट आए तो आपको समझा दिया जाएगा और आपको आपका कहीं कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये परिभाषा हो गई, ये उदाहरण हो गए। संस्कृत के मूल धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का प्रयोग होता है। अब क्रिया के प्रकार हो गए, 3 प्रकार, क्रिया के 3 प्रकार है और तीनों प्रकारों के अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हम आज शुरू करेंगे क्रम के आधार पर क्रिया, यानी क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भाग होते हैं और इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे, उदाहरण के बारे में देखेंगे, ठीक है। और पहला है हमारे आज, ठीक है, क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था, पहले कौन सी हो गई? अकर्म, और दूसरी हो गई सकर्म, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे
अकर्मक के बारे में, ठीक है ना। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहली है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। अभी हम पढ़ेंगे अकर्मक के बारे में, यानी अकर्मक क्रिया की परिभाषा। देखो, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो, अर्थात कर्ता व क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी दूसरे अर्थ का बोध करे, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अर्थ के रहित हो और किसी दूसरे क्रिया का प्रयोग और इस दूसरा उदाहरण पेश करता हो या कोई दूसरा अर्थ निकलता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें देखो, क्रिया का प्रभाव सिर्फ किस पर, फल कर्ता पर पड़ता हो, क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्म क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है ना। और दूसरी हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक, ठीक है। सकर्मक यानी जो ये स लिखा हुआ ना, स का अर्थ है सहित या साथ में, ठीक है ना। जो इस का अर्थ क्या है, सहित या साथ में, यानी संबंध बना रहे। अतः सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के साथ में। इस पूरे सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ में, यानी कोई भी क्रिया कर्म के साथ में प्रयुक्त होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह तो है क्रिया का अर्थ। अब देखें हम परिभाषा के बारे में, ठीक है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया का अर्थ हो गया पहले कर्म के साथ में, और स का अर्थ है सहित या साथ में, ठीक है। यह दो हमने आज देख लिए। आगे देखो, जो ये सकर्मक क्रिया है ना, इसके भी दो भाग होते हैं। पहले हमने पढ़ा था, देखा था, यानी सकर्मक क्रिया के दो भाग हैं। पहला है एकर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। अब देखो, एक कर्मक के बारे में देखेंगे हम। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ में एक कर्मक प्रयुक्त हो, वो एक कर्मक, यानी नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्रिया कितने की हो रही है, सिर्फ एक ही। यानी एक में इसमें कार्य हो रहा है एक का, और एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, और एक शब्द के साथ में क्रिया हो रही है, वो है एक कर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक है, द्विकर्मक हो या बहुकर्मक हो इसको, ठीक है ना। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के रहित हो और वह बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें वो एक और इसमें एक से अधिक है। एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग। अब इसमें एक क्रिया का होना या क्रिया का प्रयोग करना, ठीक है। यानी सकर्मक क्रिया के दो भाग हो गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में मतलब एक क्रिया का प्रयोग होना, और द्विकर्मक में दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होना या शब्दों के आधार पर प्रयोग करना।